साइमन कमीशन 1927। वेलकम टू एस्क एजुकेशन। मेरा नाम है सुमित KSP। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि किस तरीके से 1858 में जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट था वो आता है और क्या क्या उसके अंदर होता है, क्या क्या बदलाव होते हैं। और उस वीडियो में हमने समझाता था कि जो 1861 में इंडियन काउंसिलिंग एक्ट आया था उसके बारे में हमने समझा था। और दोस्तों साथ ही साथ हमने समझा था 1892 में इंडियन काउंसिलिंग एक्ट के बारे में। और 1909 में हमने समझा था जो भारतीय परिषद अधिनियम आया था उसके बारे में भी, और इंडियन गवर्नमेंट एक्ट जो 1919 में आया था। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे साइमन कमीशन की, जो कि 1927 में आया था। जब दोस्तों ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1927 में साइमन कमीशन आता है, इसका लोग बहिष्कार करते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो नए संविधान में जो भारत की स्थिति है उसका पता लगाने के लिए जो सर जॉन साइमन थे, उनके नेतृत्व में 7 सदस्य वैधानिक आयोग का गठन किया गया था। उसके द्वारा साइमन कमीशन भारत में लाया गया था। और जो ये आयोग था इसके सभी सदस्य जो ब्रिटिश थे, यानी कि इसके अंदर कोई भारतीय नागरिक नहीं था, इसलिए इसका बहिष्कार कर दिया लोगों ने। और इसने 1930 में जो रिपोर्ट पेश हुई, इसके अंदर जो ड्यूल सिस्टम था और जो राज्य सरकार के लिए विस्तार किया गया था, जो ब्रिटिश जो भारत में संघ की स्थापना की गई थी, उसमें जो सांप्रदायिक जो निर्वाचन व्यवस्था के बारे में जो भी सिफारिशें थी, उन पर जो ब्रिटिश सरकार थी अपने लिए, मतलब इसके अंदर जो गोलमेज सम्मेलन हुए, इन्होंने ब्रिटिश सरकार ने अपने लिए ही लाया गया था, इसलिए इसका बहिष्कार लोगों ने कर दिया, जो वहाँ के जो भारतीय दल के जो सदस्य थे। और आपको तो पता ही होगा 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी, और इसके बारे में जब गोलमेज सम्मेलन होता है तो इसमें चर्चा हुई। जो संवैधानिक सुधार थे उसके अंदर जो श्वेत पत्र भी तैयार किए गए, जिससे जो ब्रिटिश संसद थी उसके अंदर समिति बनाई गई, जो संयुक्त प्रवर समिति थी। और इसके अंदर जो सिफारिशें थी, जैसे भारत परिषद अधिनियम जो 1935 में लाया गया था। और इसके बाद दोस्तों 1935 में हम इसके बारे में समझेंगे किस तरीके से आता है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के द्वारा रेमेज मैकडॉनाल्ड ने अगस्त 1932 में जो अल्पसंख्यक थे उनके प्रतिनिधित्व की एक योजना बनाई, एक योजना की घोषणा की, जिसके द्वारा जो कम्युनल अवार्ड थी या संवर्धक अवार्ड थी उसके नाम से जाना जाता है, जिसके द्वारा जो अल्पसंख्यक थे उनका प्रतिनिधित्व के बारे में उसने घोषणा की थी कि वो अलग से अपना प्रतिनिधित्व चुन सकते हैं। ये सब अवार्ड ने सिर्फ मुस्लिम, सिख, ईसाई जो यूरोपियन थे या एंग्लो इंडियन कह लो। एंग्लो इंडियन दोस्तों ये कहते हैं कि जो भारत की जैसे स्त्री और विदेशी पुरुष है, तो जो उससे आने वाली संतान है उसको एंग्लो इंडियन कहा जाता है। जो निर्वाचन व्यवस्था थी उसके अंदर विस्तार किया गया, जो बल्कि जो दलित के लिए थे विस्तार अधिकतर किए गए थे, दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था की गई थी। से गांधी बहुत व्यवस्थित हुए, जैसे कि गांधी जी को ये अच्छा नहीं लगा कि देश को बांटा जा रहा है इस तरीके से। पृथक निर्वाचिका के बारे में हमने पहले समझा दोस्तों, जो मुस्लिम लीग की 1909 में हमने समझा था कि मांग किस तरीके से करने लगे थे। जो ब्रिटिश सरकार थी उसने ये बना दिया था। कांग्रेस के नेता थे, दलित के नेता के बीच एक समझौता हुआ, जिसे हम पूना समझौता कहते हैं। यही जो सांप्रदायिक अवार्ड था इसी के अंदर। और दोस्तों यहाँ पे जो जो हिंदू निर्वाचन थी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक दलितों के लिए एक स्थान आरक्षित कर दिया गया, जिसके अंदर अम्बेडकर शामिल थे। और दोस्तों अब आता है इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935। इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935, इसमें समझते हैं दोस्तों क्या होता है इसकी और ये क्यों आता है। इसके अंदर दोस्तों जो ये अधिनियम था भारत में जो पूर्ण जो उत्तरदायी सरकार के लिए था, मतलब ये साबित हुआ कि ठीक था। ये एक लंबा एक ऐसा विस्तृत दस्तावेज था जिसके अंदर 321 धाराएं और 10 अनुसूची थी। इसने दोस्तों जो अखिल भारतीय जो संघ थी इसकी स्थापना की, और इसके बाद जिसमें राज्यों को और रियासतों को एक तरह माना। और इस अधिनियम में केंद्र और जो केंद्र के जो इकाई के बीच जो 3 सूचियाँ थी, जैसे संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची के नाम से जाना जाता है। संघ सूची कुल जो 59 थी, और दोस्तों जो राज्य सूची के बारे में बात करें तो 54 थी, और जो समवर्ती सूची थी वो थी उसके जो 36 विषय थे। ये सब उसके सब्जेक्ट थे। इसके आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया इसने, और जो अवशिष्ट शक्तियाँ जो वायसराय को दे दी गई थी। और हालांकि ये दोस्तों ये क्या हुआ कि अस्तित्व में नहीं आया, क्योंकि इसका क्या था कि जब इनका लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया, जो रियासतें थी, रजवाड़े थे, उन्होंने कह दिया कि हम इसे नहीं मानते। इसका विरोध किया गया, लोगों ने इनका इनकार कर दिया इसमें शामिल होने से देश के अंदर। इसने जो प्रांतों में द्वैध शासन था उसकी व्यवस्था को समाप्त कर दिया, और जो प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ भी कर दिया। इसमें जो राज्यों ने अपने जो दायरे थे वो
स्वायत्तता से 3 तरीके से पृथक कर दिए क्षेत्रों का। क्या क्या था इसके अंदर दोस्तों? इसके अतिरिक्त जो अधिनियम था, राज्यों ने जो उत्तरदायित्व सरकार की स्थापना की इसके अंदर, यानी कि गवर्नर का जो जनरल था विधान परिषद के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर ही काम करना आवश्यक था उसके लिए। ये व्यवस्था 1936 से शुरू की थी और 1939 में समाप्त होगी। जिससे पृथक में हम समझ सकते हैं दोस्तों, जैसे कोई जैसे जब पाकिस्तान का जब हमें पता है कि दोस्तों ये बंटवारा हो रहा था, तो इसमें बोल दिया गया ना अंग्रेज़ों ने पहले ही कह दिया था कि किसी को भारत में शामिल होना, वो भारत में कोई स्वतंत्रता और कोई अपना जो पाकिस्तान में शामिल होता है, ये 3 नीति अपनाई थी अंग्रेज़ों ने बांटने के लिए। इसके अंदर जो ड्यूअल सिस्टम के बारे में जब ये आरंभ किया गया था, तो इसके अंदर ये आरक्षितों के बारे में जो विशेष है वो अलग अलग कर दिए, और जो प्रावधान थे वो कभी लागू तो हो नहीं सके दोस्तों। और इसमें जो 11 जो राज्य थे उसके अंदर ड्यूअल सिस्टम जो सिस्टम था शुरू हो गया, जैसे कि इस प्रकार बम्बई हो गया, बंगाल हो गया, मद्रास हो गया, बिहार हो गया, या फिर संयुक्त प्रांत जिसको आज यूपी के नाम से जाना जाता है, और असम। ये सभी इसमें ड्यूअल सिस्टम था, यानी कि विधान परिषद और विधानसभा बन गई थी। हालांकि इसके अंदर कई प्रतिबंध भी थे। इसने दोस्तों जो दलित जातियाँ थी, या महिलाएं, या मजबूर वर्ग, या फिर हम कह सकते हैं जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व थे, उनका विस्तार करना शुरू कर दिया। इसके अंदर जो हमने पहले पढ़ा था 1858 में जो स्थापित किया गया था इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, उसको ख़त्म कर दिया। और इंग्लैंड में जो भारत के सचिव को सलाहकारों की टीम मिल गई, इसके अंदर भारत के लोग शामिल होने लगे। इसने जो मताधिकार था उसका विस्तार करना शुरू कर दिया। लगभग 10% जनसंख्या का मत जो अधिकार मिल गया, यानी कि इसके अंदर वोट दे सकते थे भारतीय नागरिक। कुछ तो दोस्तों इसके अंदर सुधार किया गया। इसके अंदर जो देश की मुद्रा थी, या जिसे हम साख कह सकते हैं, और नियंत्रण था उसके लिए जो भारतीय आरबीआई की स्थापना हुई इसी के अंदर। और इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसने केवल जो संघीय लोक सेवा आयोग था उसकी भी स्थापना की, और जो प्रांतीय सेवा आयोग थे, जो राज्य स्टेट, जो हमने दोस्तों आपको बताया भी है यूपीएससी के बारे में, और एसपीएससी, उसका आप वीडियो देख सकते हैं उसमें। और इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि इसके बाद इनकी स्थापना हो जाती है, और इसके तहत जो 1937 में न्यायालय की स्थापना होती है, तो संघीय न्यायालय था। इसके बाद आता है दोस्तों इंडियन जो स्वतंत्रता अधिनियम था, वो आता है 1947 में। इसके बाद दोस्तों सीधे आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसके बारे में समझ लेते हैं दोस्तों क्यों आता है और इसके कारण क्या थे। जब 20 फरवरी लगभग 1947 को ब्रिटिश के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा ये घोषणा की जाती है कि जो 30 जून को 1947 को भारत के अंदर से ब्रिटिश शासन पूरा ख़त्म हो जाएगा और भारत आज़ाद हो जाएगा। इसके बाद जो भी सत्ता होगी भारतीय के हाथों में सौंप दी जाएगी। और इस घोषणा के लिए जो मुस्लिम लीग था उसने आंदोलन भी शुरू कर दिया, यानी कि इसके बाद भारत का विभाजन होने लगा। लगभग 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट से कह दिया कि 1946 में गठित की गई जो संविधान सभा थी उसके अंदर जो ये लागू तो हो नहीं पाया था, इसे स्वीकार भी नहीं करेंगे। यानी कि इसमें लोग मुस्लिम लीग की मांग होने लगी देश को बांटने के लिए। इन्होंने सीधा कह दिया था कि जो क्षेत्र हैं, यदि संविधान वहीं पर लागू होगा, जो क्षेत्र मतलब क्या था दोस्तों, जो क्षेत्र पर उनमें लागू नहीं होगा जो स्वीकार खुद नहीं करेंगे। यानी कि पाकिस्तान अपना अलग बांटना चाहता था, रियासतें अलग थी। सबसे ज़्यादा रियासत जैसे जम्मू कश्मीर की रियासत होगी, त्रावणकोर की होगी, और मणिपुर की होगी, और जूनागढ़ की होगी, सब रियासतें थी। इन्होंने अपना अलग स्वतंत्रता चाहते थे। इसके बाद जो 30 जून 1947 को वायसराय जो लॉर्ड माउंटबेटन थे उसने विभाजन की योजना पेश भी कर दी, जिसने माउंटबेटन योजना कहा जाता है, यानी कि देश को बांटने का। इस योजना ने जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग की स्वीकार कर लिया। इस प्रकार जो भारतीय जो इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट था 1947 को लागू हुआ, उसके द्वारा पाकिस्तान और भारत को 2 भागों में बांट दिया गया। यानी कि दोस्तों उन्होंने हाथों से ही सीधे रेखा खींच दी और देश को बांट दिया पूरा। आप जानते होंगे जो रेड क्लिफ के नाम से जिसको जाने जाती है, उसी को जो पाकिस्तान और भारत की जो सेना जो वहाँ पर जो शासन थे वो पूरा वहाँ पे सीधे लश्कर खींच दी, यानी कि ये पाकिस्तान है, ये भारत है। इस तरीके से लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा ये जो इसको योजना कहा जाता है कि इसके द्वारा लाई गई थी भारत और पाकिस्तान को बंटवारे के लिए। इसके अंदर क्या था दोस्तों, इसके अंदर जो 15 अगस्त को देश आज़ाद हो जाता है, संप्रभु उसकी जो बढ़ जाती है, अपना खुद राष्ट्र घोषित हो जाता है। इसके बाद जो भी संप्रभुत्व पाकिस्तान अलग कर देता है अपनी, भारत का अपना अलग राष्ट्र होता है, जिससे ब्रिटिश शासन जो राष्ट्रमंडल का अलग हो जाती है, ब्रिटिश यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जो वायसराय का पद था वो भी ख़त्म हो जाता है, और जो डोमिनियन राज्य थे जैसे जनरल गवर्नर हो गए, इन सब को पद का सृजन किया जाता है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो कैबिनेट की सिफारिश आती है ब्रिटिश में,
ब्रिटिश ने जो ताज किया था वो अब यहाँ से निकल जाते हैं, इनका जो नियंत्रण ख़त्म हो जाता है भारत से। इसके बाद जो डोमिनियन थे, जो राज्य थे, संविधान सभाओं को अपने अपने देशों के लिए संविधान बनाने के लिए अलग अलग जो भी अपनी शक्ति दे दी, जो सभा थी। यानी कि दोस्तों पूरी चाल थी अंग्रेजों के देश को बांटने के लिए। और इस कानून में दोस्तों ब्रिटेन के जो भारत सचिव का जो पद था वो भी खत्म हो जाता है, यानी कि शक्तियाँ राष्ट्रमंडल अपने राज्य में सचिव को स्थानांतरित इसके अंदर कर दी जाती है। जो 15 अगस्त 1947 को जो रियासतें थी ब्रिटिश की, उनको भी संप्रभुता की समाप्ति कर दी जाती है। इसके साथ ही जो आदिवासी क्षेत्र थे उनके साथ समझौते शुरू कर देते हैं, यानी कि ब्रिटिश इसमें हस्तक्षेप करने से समाप्त हो चुका था। और इसके बाद जो भारतीय रियासतों को स्वतंत्रता दे दी कि वो चाहें तो डोमिनियन में किसी भी डोमिनियन शामिल हो सकते हैं, जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, अपने अपने मिल सकते हैं। इस एक्ट के द्वारा ये सब लाया गया। और इस अधिनियम में जैसे नया संविधान बनाने के लिए डोमिनियन जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था वो बन के तैयार होता है 1935 में। जब ये आपको पता होगा, ये इसके अंदर सब बताया गया था कि जो संघ सूची, समवर्ती सूची, जो राज्य सूची थी, इसके बारे में। तो इनमें कानून के लिए सुधार किया जाता है इसके अंदर, क्योंकि 1935 के बाद जो अधिनियम आया था उसके द्वारा ही सारा कुछ, यानी कि भारत के लिए कुछ सोचा था ब्रिटिश शासकों ने। इसके बाद जैसे कि हम समझ सकते हैं इसके अंदर जो जब कानून सुधार होता है इसके अंदर मताधिकार के बारे में, और जो ब्रिटिश शासक थे उनको अलग किया जाता है, इनका पूरा नियंत्रण ही ख़त्म किया जाता है। और गवर्नर जनरल के पद था उसको भी ख़त्म किया जाता है। और इसके अंदर जो किसी भी जो विधेयक हो गया उसको स्वीकार कर लिया जाता है। गवर्नर जनरल का पद खत्म हो जाता है। और इसके अंतर्गत जो प्रांतीय गवर्नर थे और जो राज्य के संवैधानिक प्रमुख थे उनको नियुक्त किया जाता है। यानी कि दोस्तों पूरा पूरा भारत ब्रिटिश को जो नियंत्रण था उसको ख़त्म करने के लिए एक्ट आता है। अंग्रेज कह देते हैं कि अब यहाँ से हम शासन अपना हटा लेते हैं, अपना नया संविधान बना लो, हम यहाँ से चले जाएंगे। इससे जो शाही उपाधि थी भारत के सम्राट की वो समाप्त कर दी जाती है, क्योंकि अपने आगे सम्राट की उपाधि लगाते थे। संविधान में पहले ही कह रखा है कि कोई भी अपने आगे उपाधि कोई लगा नहीं सकता। तो इस प्रकार दोस्तों मूल अधिकार में आपने पता होगा उसके अंदर पहले ही बता दिया गया है। इसके अंदर जो सिविल सेवक जी नियुक्ति के जो पद थे उसको आरक्षण जो प्रणाली थी समाप्त कर दी। जो सचिव द्वारा जो सिविल सेवक जो नियुक्त किए जाते थे, और 15 अगस्त 1947 में जो सिविल सेवक कर्मचारी थे उनको सुविधाएं मिलती हैं उनसे पहले जो पहले प्राप्त थे उनको जो सुविधाएं थी। इसके बाद दोस्तों 14 और 15 अगस्त की रात्रि को देश का बंटवारा हो जाता है, जब जवाहरलाल नेहरू अपना प्रस्तावना देते हैं और कहते हैं कि देश का बंटवारा अब हो गया है। लॉर्ड माउंटबेटन ने जो भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था, प्रथम गवर्नर जनरल, उसके द्वारा भारत जो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने और उसके द्वारा शपथ दिलाई, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन ने उनको शपथ दिलाई। और जो भारत और पाकिस्तान था उनका बंटवारा हो जाता है और ये संविधान बनकर तैयार हो जाता है। इस तरीके से दोस्तों इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ये होता है। इसके बाद दोस्तों देश आज़ाद हो जाता है और ब्रिटिश रूल भारत से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है, ब्रिटिश शासन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। इसलिए दोस्तों आज आप सभी को गर्व होना चाहिए कि हम आज़ाद हैं। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।